दोस्तों आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है जिस कहानी के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जो छानबीन थी वो तो चर्चा का विषय रही ही रही। साथ के साथ जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उज्जैन की है और इसी उज्जैन के अंदर एक इलाका लगता है संजय नगर इलाका। ये जो संजय नगर इलाका है, इसी संजय नगर इलाके के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है चिमनगंज। दरअसल ये चिमनगंज जो थाना है, इसी थाने के अंदर 8 नवंबर साल 2019 को सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। दरअसल दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपने कामों पर जा भी चुके थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रजाइयाँ भी नहीं छोड़ रहे थे। चिमनगंज थाने के अंदर भी ठिठुरन थी और यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे कि इसी बीच पुलिस की जो मोबाइल फ़ोन होता है, जो टेलीफोन होता है, उस टेलीफोन की रिंग बजती है। जैसे ही पुलिस वाले उस फ़ोन को उठाते हैं तो सामने से एक व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई स्थिति में था, वो व्यक्ति बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो अल्फाज थे ये ठीक तरीके से निकल नहीं पा रहे थे, मानो जैसे उसके अल्फाजों में, उसके बोलने में लड़खड़ाहट हो। इसकी वजह से पुलिस वाले उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं, उसे समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, जो भी कुछ कहना चाहते हो वो इत्मीनान से हमें बताओ। अब जैसे ही ये व्यक्ति पुलिस की तरफ से इतना आश्वासन पाता है तो ये व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा नाम तो विजय है और जिस गली में मैं रहता हूँ फला फला गली है, उस गली के अंदर एक मर्डर हो चुका है। अभी तक तो ये व्यक्ति घबराई हुई अवस्था में पुलिस को फ़ोन कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही इस व्यक्ति की बातें पुलिस के कानों में पहुँचती हैं, अब बारी थी कि पुलिस घबरा जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले सारा एड्रेस वगैरह नोट करते हैं और तुरंत आन फानन में 10 से महज 15 मिनट के अंदर ही उस घटना स्थल वाली जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर लोगों की एक भीड़ होती है। पुलिस वहां पर जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती है कि यहाँ से फ़ोन किसने किया था। तो जो व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय आटिया होता है वो बाहर निकल के आता है एंड आने के बाद में कहता है कि साहब फ़ोन तो मैंने किया था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने इस घर के अंदर सबसे पहले क्या देखा था। तो वो विजय आटिया होता है, वो कहता है कि साहब मैं इनका पड़ोसी हूँ और सबसे पहले इस घर के अंदर जो कुछ हुआ है वो मैंने ही देखा था, इसीलिए घबरा कर मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है उस व्यक्ति और बाकी के जो लोग होते हैं उनकी सहायता से उस घर के अंदर इंटर होती है। जैसे ही घर के अंदर पुलिस इंटर होती है तो सामने का जो दृश्य होता है ये इतना ज़्यादा डराने वाला होता है, इतना ज़्यादा भयभीत करने वाला होता है कि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी का मर्डर हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा। दरअसल जैसे ही पुलिस इस घर के अंदर घुसती है तो देखती क्या है कि एक महिला है जिसकी जो डेड बॉडी है वहीं बेड पर पड़ी हुई है। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं उनकी नज़र जैसे ही आस पड़ोस में जाती है तो दिखाई पड़ता है कि इस महिला की डेड बॉडी के अलावा इस घर के अंदर एक बच्चे की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। यानी ये बात साफ थी कि इस घर के अंदर डबल मर्डर हुआ है और पुलिस के साथ में कोई भी प्रैंक, कोई भी झूठ नहीं बोला गया है। लिहाजा पुलिस तो पहले ही उस व्यक्ति से पूछताछ कर चुकी थी कि आखिरकार तुमने इस घर के अंदर क्या कुछ देखा। वो व्यक्ति ने सब कुछ पुलिस को बताया था, लेकिन फिर उसके बाद में पुलिस उस व्यक्ति से पूछती है कि आखिरकार तुमने इस घर के अंदर सबसे पहले क्यों और अंदर कैसे तुम्हें पता चल गया कि इस घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस इस व्यक्ति से ये सवाल करती है कि आखिरकार तुमने इस घर के अंदर तुम्हें कैसे पता कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ये जो व्यक्ति होता है ये बताता है कि साहब अमूमन रात के समय मेरी आँख खुलती है क्योंकि घर के अंदर कुछ जानवर भी हैं तो उनको भी चारा डालना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशाब वगैरह के लिए भी उठना पड़ता है। तो कल रात की बात है, लगभग 2 बजे के आसपास का समय था और 2 बजे के आसपास उठकर जैसे ही मैं घर से बाहर आता हूँ, अमूमन नवंबर के महीने में गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि लोग अपने घरों से ही बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में मैं देखता हूँ कि इस घर का जो मुखिया है जिसका नाम अनिल यादव है, ये बहुत तेज़ी के साथ में भागता हुआ जा रहा है। मैं अनिल यादव को भागता हुआ देखता हूँ तो मेरे मन में, मेरे जहन में कई सारे सवाल तो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अनिल यादव को ना कोई आवाज़ देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कहीं काम से गया हो और उसके बाद जाकर मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं सुबह उठता हूँ डेली में अपने रूटीन की तरह। तो अमूमन सुबह अगर कोई व्यक्ति उठेगा तो उसके पड़ोस में अगर कोई घर होगा तो उस घर के अंदर कोई बोलचाल होगी, उसका जो घर का बाहर का जो घेर है उसमें झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई व्यक्ति आएगा। लेकिन अमूमन इस घर की जो महिला है जिनका नाम सरिता भाभी है, सरिता भाभी इस घर के बाहर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आया करती थी। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा ना सरिता भाभी बाहर झाड़ू लगा रही हैं, घर वैसे ही बंद पड़ा है, घर से ना बोलने की आवाज़ आ रही क्योंकि घर के अंदर एक बच्चा भी है। अमूमन इस समय के आसपास वो स्कूल जाता है, स्कूल नहीं जाता है तो बाहर खेलता है। तो आज ना इस घर से कोई बच्चा बाहर दिखाई पड़ रहा है, ना सरिता भाभी ने झाड़ू लगाई है, ना दरवाज़ा खुला है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी डाउट था कि इस घर के अंदर से रात इस घर का जो मुखिया अनिल यादव है ये बहुत तेज़ भागता हुआ भी गया था।
तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस घर वालों के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर ये घर वाले रात बिरात कहीं चले गए हों, या फिर कोई दिक्कत हुई हो। उसके बाद में मैं जाता हूँ, दरवाज़ा थोड़ा सा पुश करता हूँ, दरवाज़ा खुला होता है। जैसे ही मैं अंदर देखता हूँ तो अंदर का जो दृश्य होता है डराने वाला होता है। मैं बदहवास हो जाता हूँ, क्योंकि इस घर के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और दोनों ही डेड बॉडी को देखने के बाद में मेरी जो आवाज़ थी ये मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। मैं जैसे तैसे कर चीखता हूँ, मेरी चीखों को लोग सुनते हैं, आस पड़ोस के वो भी आते हैं, और उसके बाद हम तुरंत आनन फानन में सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब ये व्यक्ति इस पुलिस को सारी ही चीज़ें इतने सिलसिलेवार तरीके से और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहा था कि पुलिस को भी लग जाता है कि इस केस के अंदर, क्योंकि इसने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि जब ये घर के अंदर घुसा तो इसने देखा कि महिला और उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन रात के समय इसने देखा था कि इस घर का जो मुखिया है, जिसका नाम अनिल यादव है, ये घर से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में भाग रहा है। तो पुलिस भी समझ जाती है कि इस घर के अंदर जो 2 डबल मर्डर हुए हैं, इन 2 डबल मर्डर के पीछे अगर किसी का हाथ हो सकता है, या फिर इन मर्डर्स के पीछे क्या वजह हो सकती है वो कुछ बता सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, जिस व्यक्ति का नाम है अनिल यादव, जो कि इस घर का मुखिया है। और पड़ोसी ने उसके बारे में बहुत ही डिटेल में पुलिस को बताया था। अब दोस्तों ये केस ऐसा था कि इस तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन ब्लाइंड भी इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एक व्यक्ति था जो इस घर से भागा था, लेकिन जब तक तो ब्लाइंड ही था जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए। लिहाजा इस इलाके के जो एसएसपी साहब होते हैं सचिन अतुलकर जी, वो भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि अगर जो पुलिसकर्मी किसी केस को बहुत ही ईमानदारी से सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे मीडियाकर्मी भी लग जाते हैं, लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जिसमें मीडियाकर्मी को खबर ही नहीं चलती। हालांकि सचिन अतुलकर जी इस केस को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से ले रहे थे, लेकिन जब तक मीडियाकर्मी जो हैं वो सचिन अतुलकर जी के पास में पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे इस इलाके में इस तरीके से ये वारदात हो गई और तुम इस केस में अभी तक क्या कुछ किया है, तो सचिन अतुलकर जी ऑलरेडी इस केस को काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से ले चुके थे और वो इस केस को किसी भी हाल में सुलझाना चाहते थे। लिहाजा सचिन अतुलकर जी इस केस को सुलझाने के लिए कई टीमों का गठन करते हैं। दोस्तों इस केस के अंदर पुलिस की टीमें अपनी छानबीन करने लगती हैं। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास में ना तो अभी कातिल का कोई पता है, ना कत्ल के मोटिव का कोई पता है, ना अनिल यादव के बारे में कोई जानकारी है। इधर लगातार मीडिया हाउसेस जो सचिन अतुलकर जी होते हैं, एसएसपी साहब, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि तुम्हें 3 दिन गुजर चुके हैं और इस केस के अंदर कातिल तो छोड़िए, तुम्हें कत्ल का मोटिव तक नहीं पता है। जो व्यक्ति संदिग्ध है वो भी नहीं पुलिस की गिरफ्त में आया है। और जो सचिन अतुलकर जी हैं लगातार पुलिस से वो मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं कि हम इस पूरे केस के अंदर अपनी तरीके से अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फाइनली जैसे ही 4था दिन लगता है और 4थे दिन के अंदर पुलिस को एक इनपुट मिलता है और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि ये जो अनिल यादव है ये एक जगह पर छुप कर बैठा हुआ है। अब जैसे ही ये सारी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की एक टीम तुरंत उस जगह पर छापा मारती है। छापा मारने के बाद में इस अनिल यादव को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आया जाता है। यहाँ पे लाने के बाद में इसे सीधा फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, तमाम तरीके से घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसको भी लग जाता है कि अब पुलिस के सामने शायद झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और सच ही बता देंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम तो था नहीं। पुलिस की सख्ती के आगे टूटता है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाता है। दरअसल ये अनिल यादव पुलिस को बताता है कि ये जो महिला थी, जिस महिला का नाम था सरिता, ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट वूमेन थी और काफ़ी ज़्यादा चंचल और आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। इसकी एक व्यक्ति से शादी होती है। शादी होने के बाद में ये उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में से एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम ये अभय रखती है। जिस पति के साथ में साथ जीने मरने की इसने कस्में खाई थी, जिस पति के साथ में प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, समय गुजरने के साथ में अब इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। यानी पति के बीच में जब मनमुटाव शुरू होता है तो सरिता का मन कहीं ना कहीं अपने पति से इस कदर भंग हो जाता है कि ये अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है। उसके बाद में ये अपने पति को छोड़ती है। छोड़ने के बाद में अपने बेटे को अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है उज्जैन। उज्जैन में आने के बाद में ये एक किराए का कमरा लेती है और उसी किराए का कमरा लेने के बाद में उसी कमरे में रहने लग जाती है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर रह रही थी, अकेली थी, तो घर के खर्चे की, तमाम चीज़ों की, पैसों की दिक्कत रहती, तो इसलिए अब ये काम की तलाश में कभी यहाँ जाती तो कभी कहीं जाती। तो एक बस ऐसी थी जिस बस में बैठकर ये जाया करती थी, तो उस ड्राइवर से इसकी इस कदर दोस्ती हो जाती है कि ड्राइवर अगर ये महिला लेट हो जाती तो उसका इंतज़ार करता। इसी तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार इस कदर होता है कि ये ड्राइवर जो था और ये जो महिला थी सरिता, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं।
और दोस्तों ये ड्राइवर कोई और नहीं था बल्कि यही अनिल यादव था जो पुलिस को पूरी कहानी सुना रहा है। अनिल यादव भी अपने घर से अकेला था। दूसरी तरफ ये जो महिला थी ये भी अपने पति के बिना अकेली हो चुकी थी। उसको भी किसी सहारे की ज़रूरत थी, अनिल यादव को भी सहारे की ज़रूरत थी। लिहाजा ये दोनों लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। उसके बाद में एक घर किराए का लेते हैं, थोड़े दिनों तक उस किराए के कमरे में रहते हैं। फिर उसके बाद में अनिल यादव अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचता है। बेचने के बाद में उस प्रॉपर्टी को ये घर खरीदता है और उसी घर में ये रहने लग जाता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थीं। जो अनिल यादव था और जो सरिता थी ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ में बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इन दोनों के बीच में सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी, लेकिन समय के गुजरने के साथ में इन दोनों के बीच में एक शब्द की एंट्री हो जाती है। ये शब्द होता है शक। और ये शक ऐसी बीमारी है कि किसी परिवार में अगर ये घुस जाए तो उस परिवार की जड़ों को ये इस कदर खोखला कर देती है कि उस परिवार की जो इमारत होती है, जो उनके रिश्ते का जो मकान होता है, ये भर भरा कर गिर जाता है। जब इन दोनों के बीच में शक होता है, सरिता ये शक करती है कि ये जो व्यक्ति है अनिल यादव, इसका किसी के साथ में कोई रिश्ता है। दूसरी तरफ जो अनिल यादव है उसको ये शक होता है कि सरिता का किसी के साथ में रिश्ता है। और इसी शक के वजह से आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि अनिल इन झगड़ों से इतना ज़्यादा ऊब जाता है कि अब उसको शराब की आदत लग जाती है। अब अनिल आए दिन शराब पी कर घर आता, शराब पी के नशे में पत्नी के साथ में झगड़ा करता, सो जाता। इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। और इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 7 नवंबर साल 2019। और इसी 7 नवंबर साल 2019 को अनिल जो था ये अपने घर शराब पी के आया था। लेकिन रात के 9-10 बजे के आसपास ये आया था और इसका ये मानना था कि जाएगा और सो जाएगा, सुबह तक नशा उतर जाएगा, उसके बाद अपनी ड्यूटी चले जाएगा, पत्नी से कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन रात के 1 बजे के आसपास इसकी पत्नी इसके पास पहुंचती है एंड इसके पास पहुंचने के बाद में इसके साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। जब रात के 1 बजे के आसपास पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है तो ये जो अनिल था ये गुस्से में कुछ इस कदर आग बबूला हो जाता है कि ये अपने किचन में पहुंचता है। वहाँ से एक चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद में ये अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। ये इतनी ज़्यादा तादाद में अपनी पत्नी के ऊपर चाकुओं से हमला करता है कि मौके पर ही उसकी पत्नी सरिता की मौत हो जाती है। लेकिन जब ये अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर रहा था उस समय जो सरिता का बेटा था अभय, वो ये सब कुछ देख रहा था। इसलिए अब अनिल के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने बेटे की भी हत्या करे। लेकिन अनिल को उसके हाथ और पांव इसलिए नहीं कांपते हैं क्योंकि वो उसका सगा बेटा नहीं था। इसलिए अनिल जो था अब इस काम को ज़रूरी समझता है और उसके बाद में वो अपने इस बेटे की भी हत्या करता है। हत्या करने के बाद में इन दोनों के शवों को वहीं पर छोड़ देता है, चाकू को घर के अंदर कहीं पर छुपा देता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन उसी समय जब ये भाग रहा था तो उसी समय पड़ोसी जो था विजय, उसने अनिल को भागते हुए देख लिया था। लिहाजा इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इसके सारे बयान नोट किए गए और उसके बाद में जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब तरीके से इस केस को देखा गया। और दोस्तों मैं जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया था, जो अनिल यादव था इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको देखा था भागते हुए उसने सिर्फ भागते हुए देखा था, मर्डर करते हुए नहीं देखा था, कोई गवाह नहीं था। दूसरी तरफ जो चाकू मिला था उस चाकू के जो इसने पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने चाकू घर के अंदर बताया, तो जो चाकू मिला था उस पर इसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद जरूर थे, लेकिन वो चाकू जो था वो किचन का चाकू था। तो पुलिस या फिर कोर्ट ये भी मानता है कि हो सकता है कि इसके फिंगरप्रिंट्स पहले से ही इस चाकू पर मौजूद हो और जो कातिल हो उसने बड़े ही शातिर तरीके से उस चाकू का इस्तेमाल किया हो जिससे पुराने फिंगरप्रिंट्स मिटे ना और नए फिंगरप्रिंट्स जो हैं चाकू पे आए ना। बहरहाल दोस्तों उस समय तो ये जो व्यक्ति था बच जाता है। अब पुलिस जो थी इस केस में सोचती है कि क्या किया जाए। 2019 का ये वाकया था, 2020 गुजर जाती है, 21 गुजर जाती है, 22 गुजर जाती है। जब साल 2022 का समय आता है तो पुलिस इस पूरे केस को फिर से रीओपन करती है और एक बार देखती है कि इस केस के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे अनिल यादव को सज़ा दिलाई जा सके। तो पता ये चलता है कि पुलिस को उस समय घटनास्थल से एक जोड़ चप्पल भी बरामद हुई थी और जो चप्पल इसी अनिल यादव की थी और जो खून में सनी हुई थी। जब खून में सनी हुई चप्पल का डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो वो उस खून से मैच हो जाता है। लिहाजा उसके बाद में कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई होती है और मई साल 2023 के अंदर ये जो अनिल यादव था ये गिल्टी पाया जाता है और जज साहब 23 मई साल 2023 को इस व्यक्ति को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से शुरू में बोला कि इस कहानी के अंदर जांच का विषय भी आप लोगों को देखना चाहिए कि पहले इस केस में साल 2019 में जांच हुई, फिर साल 2023 में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही। साथ के साथ कोर्ट का जो फैसला था ये भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। और आप लोग कोर्ट के इस फैसले को कितना सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।